नमस्कार। आज हम उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, जो इंसान के जीवित रहने की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। ये एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, बिना देर किए इस अकल्पनीय सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 70 दिन। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे खतरनाक और दुर्गम पर्वत श्रृंखला में शौकिया रग्बी खिलाड़ियों का एक समूह पूरे 70 दिनों तक जिंदा रहा, और वो भी तब जब पूरी दुनिया ने उनकी खोज बंद करके उन्हें मृत मान लिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्लाइट 571 का क्रैश। आखिर वो लोग इस खौफनाक स्थिति में पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस उड़ान के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं को देखना होगा। उन घटनाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे केवल 3 घंटे की एक बहुत ही सामान्य सी उड़ान देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदल गई। मौसम खराब होने की वजह से मेंडोजा में देरी हुई, फिर अचानक आई भयानक टर्बुलेंस और दिशा की एक बहुत बड़ी गलती ने विमान को सीधे एंडीज की एक विशाल चोटी के सामने ला खड़ा किया। जैसे ही टक्कर हुई, विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूटकर अलग हो गया और कई यात्री उस जमा देने वाली ठंडी हवा में बाहर खींच गए। बचा हुआ अगला हिस्सा किसी हाई स्पीड स्लेज की तरह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से पहाड़ पर नीचे की ओर फिसलने लगा। और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। क्रैश के बाद बचे हुए लोग 3570 मीटर की चक्करदार ऊंचाई पर फंसे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि दिशा भटकने के कारण वो अपने तय रास्ते से पूरे 80 किलोमीटर दूर थे, यानी उन्हें वहां ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जमे हुए एंडीज में जिंदा रहना। क्रैश के तुरंत बाद 33 लोग बच तो गए थे, लेकिन उनके पास उस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कोई खास कपड़े या गियर नहीं थे। अब यहां उनकी सूझबूझ सच में हैरान करने वाली है। -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में बचने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। विमान की छत पर लिपस्टिक से मदद का संदेश लिखा, सूटकेसों से एक विशाल क्रॉस बनाया ताकि ऊपर से कोई देख सके, और बर्फ को पिघलाकर पानी पीने के लिए धातु की चादरों का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं हार ना मानना। खोज अभियान रोक दिया गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ऊपर से गुजरने वाले विमानों को देखकर हताशा में हाथ भी हिलाए, लेकिन विमान का सफेद रंग बर्फ में इस तरह घुल-मिल गया था कि ऊपर से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 11वें दिन जब उन्होंने एक टूटे हुए रेडियो को जुगाड़ से एंटीना से जोड़कर चालू किया, तो जो खबर सुनी उसने सबके होश उड़ा दिए। 142 घंटों के बाद उनका खोज अभियान आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। वो खबर उनके लिए किसी मौत के फरमान जैसी थी। जीवित रहने के लिए हताश विकल्प। इस खबर ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। अब उनके सामने एक ऐसा संकट था जिसने उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जरा उस सिचुएशन का अंदाजा लगाइए। 28 लोग, और उनके पास खाने को क्या था? बस कुछ चॉकलेट्स और जैम। राशन इतना कम था कि एक व्यक्ति को मूंगफली का एक छोटा सा दाना पूरे 3 दिनों तक चलाना पड़ा। सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। जब सीटों के चमड़े और रुई को चबाने से भी काम नहीं चला, तो भुखमरी से बचने का केवल एक ही रास्ता बचा था। जिंदा रहने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने भारी मन से अपने मृत साथियों के शरीर को खाने का वो सामूहिक और दर्दनाक फैसला लिया। ये कोई आसान विकल्प नहीं था, बल्कि एक क्रूर जैविक मजबूरी थी। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने खुद को जिंदा रखने का एक तरीका खोजा, 29 अक्टूबर को एक विशाल हिमस्खलन ने उनके विमान के बचे हुए ढांचे को पूरी तरह दफन कर दिया। वो कई दिनों तक बर्फ के नीचे फंसे रहे। 8 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और अब सिर्फ 19 लोग ही बचे थे। पश्चिम की ओर असंभव यात्रा। जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, तो कहानी इंतजार से बढ़कर खुद अपनी आज़ादी छीनने की एक ऐसी कोशिश में बदल गई जो लगभग आत्महत्या जैसी थी। पाराडो, कैनेसा और विजनटेन के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। क्या वहीं बैठकर मौत का इंतजार किया जाए या फिर अनजान रास्तों पर निकल पड़ें? उन्होंने तय किया कि अपनी बची खुची ताकत से वो पहाड़ पार करेंगे और खुद मदद लेकर आएंगे। जरा उनकी तैयारी पर गौर करें। बिना किसी क्लाइंबिंग गियर, कंपास या नक्शे के दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ियों में जाने का फैसला। तांबे के तार से अपना स्लीपिंग बैग सिलना, कई जोड़ी मौजे और जीन्स पहनना, ये सब दिखाता है कि उनके पास भले ही साधन नहीं थे, लेकिन जीने का जज्बा कूट कूट कर भरा था।
वैसे पैदल निकलने से पहले उन्होंने विमान की टूटी हुई पूंछ ढूंढ ली थी और टू वे रेडियो को चालू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन विमान की बैटरी और रेडियो के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर था। रेडियो नहीं चला। इसका मतलब था कि अब पैदल चलकर मदद लाना ही उनका आखिरी और इकलौता विकल्प था। 3 दिन की थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब वो उस चोटी पर पहुंचे जिसे वो आखिरी मान रहे थे, तो नज़ारा दिल दहलाने वाला था। सामने कोई हरी घाटी नहीं थी, बल्कि 360 डिग्री में बर्फीले पहाड़ों का एक अंतहीन समंदर फैला था। खाना बचाने के लिए विजिंटन को वापस लौटना पड़ा, जबकि प्राडो और कैनेसा उस खौफनाक नज़ारे के बीच आगे बढ़ते रहे। चमत्कारिक बचाव, हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। क्षितिज में बहुत दूर 2 ऐसी चोटियां दिखी जिन पर बर्फ नहीं थी, और बस उसी दिशा में उन्होंने नदी घाटी की तरफ अपनी थका देने वाली यात्रा शुरू कर दी। शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जीने की इच्छा अडिग थी। इन 2 कमजोर लोगों ने 10 दिनों में पूरे 61 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और आखिरकार उनकी इस बेतहाशा मेहनत का फल मिला जब उन्होंने एक उफनती नदी के पार घोड़े पर सवार एक चिली के किसान को देखा। नदी का शोर इतना ज्यादा था कि आवाज आर पार नहीं जा सकती थी। इसलिए अगले दिन उस किसान ने धागे से बंधा एक पत्थर फेंका, जिसके साथ कागज और पेंसिल थी। तब प्राडो ने बाहरी दुनिया के लिए अपना वो ऐतिहासिक और हताश कर देने वाला संदेश लिखा। बताया कि वो कौन है, उनके साथी घायल हैं और उन्हें फौरन मदद चाहिए। वो चिट्ठी मिलते ही किसान 10 घंटे तक घोड़े पर सफर करके सेना तक पहुंचा और फिर 22 दिसंबर को सैन्य हेलीकॉप्टर उस क्रैश साइट पर पहुंचे। उन 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिन्होंने चमत्कारिक रूप से एंडीज की ठंड और मौत को 70 दिनों तक मात दी थी। एंडीज का यह चमत्कार सच में इंसानी सहन शक्ति की गहराइयों पर सोचने को मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर हमारी सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाएं, तो हम जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? जब कल का सूरज देखने की कोई गारंटी ना हो, तो जीवन की कीमत क्या होती है? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान